Good morning, students. How are you all? This is our running chapter, change in profit sharing ratio. तो बेटा हम जो आज करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले 2 चैप्टर्स के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलें। स्पेशली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स और एसेट साइड में दिख रहे हैं कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस, इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। कुछ भी सुनने से पहले आप जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है सारे पॉइंट्स, आप इन सब को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब आप जो मैंने बोल्ड किए हैं ये सब आप नोट कर लेंगे। ये क्या है? ये रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? रिजर्व बनाए जाते हैं टू मीट अननोन लायबिलिटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में हमें पता ना हो, अचानक से हमारी कंपनी को लॉस हो जाए, हमारी फर्म को लॉस हो जाए, तो उससे डील करने के लिए हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। इन अलग अलग रिजर्व्स का यूज अलग अलग होगा और जो फर्म्स ये रिजर्व्स बनाती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। प्लस ये रिजर्व्स प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं और आप प्रॉफिट को भी आप रिजर्व का पार्ट मान सकते हो और रिजर्व को प्रॉफिट का पार्ट मान सकते हो, बट ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं प्रॉफिट्स में से। क्लियर? तो ये कौन कौन से हैं मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, जिसको हम नेट प्रॉफिट का नाम भी देते हैं, जिसे हम रिजर्व एंड सरप्लस का नाम भी देते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड द लास्ट वन इज कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो इन सारे रिजर्व्स का अलग अलग यूज़ होता है, बट एक यूज़ कॉमन है और वो यूज़ है कि ये सब इमरजेंसी के टाइम काम आते हैं। क्लियर? फर्म के ऊपर कोई भी बर्डन आ जाता है तो ये उस टाइम काम आते हैं। क्लियर? तो आपने एक अभी जब पीछे जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर लेते थे, तो इनमें से कोई भी रिजर्व आ जाए वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी रिजर्व आ जाए हम वो ऐड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। जैसे सपोज करो ABC की कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है हमें, क्रेडिट, तो हम तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर देंगे। अगर जनरल रिजर्व होगा तो वो भी ऐड कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन होगा वो भी ऐड कर देंगे, कॉन्टीजेंसी होगा वो भी ऐड कर देंगे। क्लियर? अब आपने ये सारे रिजर्व्स पहले भी सुने हैं 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो इनमें से एक रिजर्व नहीं सुना, वो है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व होता है जिसे हम रिटेन्ड करते हैं प्रॉफिट में से, यानी कि प्रॉफिट में से अपने पास रख लेते हैं कुछ पैसा, ठीक है, और उसको साइड में रख देते हैं फ्यूचर लॉसेस से डील करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए उससे डील करने के लिए इस रिजर्व को साइड में रख लेते हैं। तो जो जो फर्म्स ये रिजर्व्स बनाती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग मानी जाती है माय डियर। अब ये सर एसेट साइड में क्या दिख रहा है? एसेट साइड में होता है, आप कह सकते हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जिसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, आपने 11th में पढ़ा था, फिक्सटिशियस एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब वो होते हैं। ठीक है, इन्हें आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कह सकते हो और ये सब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करते हैं। एक तरीके से ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड, इन्हें रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया है। तो अब इनका यहाँ पर यूज़ क्या है? बेसिकली इनका यहाँ पर यूज़ क्या है? ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, ये हमारे प्रॉफिट में से बनाए गए हैं, यानी कि ये वो पैसा है जिसको पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसको साइड में रख लिया है किसी फ्यूचर लॉस के लिए, किसी फ्यूचर बर्डन के लिए, बट इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जब चेंज इन रेशियो होता है
चेंज इन रेशियो होता है, सपोज करो हमारा प्रॉफिट है 60,000 और दो पार्टनर हैं ए और बी, दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, यानी कि 60,000 प्रॉफिट को एक बंदा 40,000 लेता है और एक 20,000 लेता है। ठीक है, अब वो लोग चाहते हैं कि रेशियो चेंज हो जाए 1:1, हिस्सा कितना कितना आएगा 30-30 बराबर बराबर आएगा। पहले क्या होता था 40-20। तो अब मुझे ये बताओ, ये बैलेंस शीट में हमारे पास अवेलेबल है, ये तो पीछे पहले का है ना रिजर्व, इस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो अब सपोज करो पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, तो पार्टनर्स ये चाहते हैं हम यही का यही रिजर्व मेंटेन करें, यही का रिजर्व मेंटेन करें। तो रिजर्व मेंटेन करने से क्या होगा, जो पार्टनर अपना शेयर, जिसका शेयर कम हो रहा होगा, जैसे चेंज रेशियो हो रहा है तो उसका शेयर कम हो रहा है, तो ये कहेगा कि भाई रेशियो चेंज होने से जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसमें अब मेरे को फ्यूचर में कम मिलेगा, फ्यूचर में कम मिलेगा, तो आप मुझे वो पैसा दे दो जो मेरा अभी निकलता है। मतलब क्योंकि रेशियो चेंज होने से जो मुझे 40,000 मिल रहा था पहले वाले रिजर्व में से जो पड़ा हुआ है, अब रिजर्व तो हम कुछ छेड़ नहीं रहे, रिजर्व तो वही का वही मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे अब कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, 1:1 हो रहा है। तो मुझे जो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है वो लॉस वो पार्टनर देगा जो फ्यूचर में गेन कर रहा है। समझ रहे हो, जो फ्यूचर में गेन कर रहा है वो पार्टनर वो लॉस कंपनसेट करेगा जो फ्यूचर में गेन करेगा। मतलब कि रेशियो चेंज होने से एक बंदे को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान होगा, रेशियो चेंज हो गया, तो ये कंपनसेट कौन करेगा, वो बंदा करेगा कंपनसेट जिसको गेन होगा। क्लियर, तो आगे हम इसको समझेंगे। क्लियर, जैसे हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है 3:1 में, दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो with effect from 1 अप्रैल 2008। ठीक है, क्या रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है, चेंज इन रेशियो 1:1। पहले क्या रेशियो था 3:1। जनरल रिजर्व कितना बैलेंस है 60,000। जनरल रिजर्व कहाँ होता है, लाइबिलिटी में होता है। ठीक है, अच्छा इसकी दो सिचुएशन होती है हमारे पास इस चैप्टर में, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। जब चेंज इन रेशियो होता है, जो पहले का रिजर्व पड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसकी दो कंडीशन होती है। एक कि पार्टनर कहते हैं जो पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसे बांट लो, पुराना रिजर्व जो पड़ा हुआ है उसे बांट लो। एक वो कहते हैं हमें फ्यूचर में तो रिजर्व बनाना ही है, फ्यूचर में तो रिजर्व बनाना ही है, तो फ्यूचर में रिजर्व बनाना है तो इसको बांटते क्यों है, यही का यही रख लेते हैं, हम रेशियो चेंज करके देख लेते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसे दे देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो पार्टनर कंपनसेट कर देगा लॉस। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इसको बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब फ्यूचर में ये जो रेशियो चेंज हुआ है, अब इसके हिसाब से वो नया रिजर्व क्रिएट कर लेंगे अगले साल। ठीक है, एक कंडीशन होती है जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहते हो। जब वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आपको चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, और चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपने ओल्ड रेशियो है 3:1 यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 कहाँ से आया, 1:1, ये न्यू रेशियो है। तो ओल्ड माइनस न्यू किया, 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 और 1/6 माइनस 1/3। तो ओल्ड माइनस न्यू करा तो पॉजिटिव आया 1/6, यहाँ से 0, यहाँ 1/6 नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं सेक्रीफाइस, नेगेटिव को बोलते हैं गेन। अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आता है तो गेन। क्लियर, पॉजिटिव सेक्रीफाइस, नेगेटिव गेन। इसको हम गेनिंग रेशियो से भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। क्लियर, तो ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6, तो 3:1। तो हमने देखा एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री हो जाती है गेनर टू सेक्रीफाइसर,
यानी कि Z कैपिटल टू X कैपिटल, Z कैपिटल टू X कैपिटल। जो ये 1/6 है इस रिजर्व वाले अमाउंट पे यानी कि 60,000 पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60,000 का 1/6 10,000 और एंट्री पास कर देते हैं Z कैपिटल टू X कैपिटल। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब इस फर्म में क्या हुआ है कि Z ने ना 10,000 रुपए दे दिए X को। क्यों? क्योंकि Z का फ्यूचर में जो अब बेनिफिट होगा फ्यूचर में Z को, बट अभी क्या है कि जो ये रिजर्व था ये पुराना रिजर्व था, इस पे X का ज्यादा राइट था Z से। तो जब फर्म रिजर्व बनाती है वो प्रॉफिट पे से बनाती है। जब अगले साल प्रॉफिट होगा तो इनके पास रिजर्व पहले से पड़ा होगा। अब वो रिजर्व नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। रिजर्व पुराना प्रॉफिट था, पुराना बचा हुआ प्रॉफिट था। और पहली कंडीशन में क्या था? उन्होंने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और दूसरी कंडीशन में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सिंपल एंट्री होती है रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो तो गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब अगले साल पहली वाली कंडीशन में जब प्रॉफिट होगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर में, तो फर्म क्या करेगी? रिजर्व क्रिएट करेगी। और दूसरे वाले केस में रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो पुराना रिजर्व है वही का वही रिजर्व चलेगा। क्लियर? ये जो दो कंडीशन आपने देखी है, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व और पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, ये दो कंडीशन सिर्फ इसी चैप्टर में एप्लीकेबल है, चेंज इन रेशियो में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में पार्टनर चेंज नहीं हो रहे हैं, रेशियो चेंज हो रहा है। आने वाले चैप्टर्स में पार्टनर चेंज होंगे तो वहां पर जो दूसरी कंडीशन है वो आएगी ही नहीं, यानी कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व नहीं आएगा। सिर्फ एक कंडीशन आएगी, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, सिर्फ यही कंडीशन आएगी और हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये सारे जो लायबिलिटी में हैं वो रिजर्व्स हैं, या फिर आप कह सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग आपको पता है ना, आपने 11th में किया था कि काम करते वक्त ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है या मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो फर्म उसे कंपनसेशन देती है वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें से दिया जाता है। जो वर्कर्स को कंपनसेशन दिया जाता है वो रिजर्व में से दिया जाता है। जो फर्म्स ये रिजर्व्स मेंटेन करती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। क्लियर? दूसरे हैंड पर जो एसेट साइड में आपको एक्यूमुलेटेड लॉस दिख रहे हैं, ये हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करते हैं। इन शॉर्ट हमारी कैपिटल को कम करते हैं। जो लायबिलिटी में रिजर्व्स हैं ये हमारी कैपिटल को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो इनका यूज मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। आज आप सिर्फ थोड़ा रिजर्व का यूज देखेंगे। जो एसेट्स में एक्यूमुलेटेड लॉस दिख रहे हैं आप ये नोट तो कर लेंगे, बट इनका यूज मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। क्लियर? तो आज जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ रिजर्व का यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटे? एक हमारे पास यहां क्वेश्चन आता है, ए बी पार्टनर है हमारे पास 3:2 में। दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2008। क्लियर? टू 1:1। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उनका रेशियो क्या हो जाए? 1:1। ऑल्सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट 10,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ये आपके पास अलग अलग केसेस दे रखे हैं 5, और इन 5 केसों में हमें ये बताना है कि कैसे हम रिजर्व का यूज करेंगे। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है कि काम करते वक्त वर्कर्स को कोई चोट लग गई, कोई इंजरीज आ गए, तो हम यहाँ से पैसा निकाल कर दे देंगे। ठीक है? और ये रिजर्व कहाँ पर होता है? ये लायबिलिटी साइड में होता है। क्लियर? ओके। तो पहली कंडीशन है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कम, इसका मतलब होता है कि काम करते वक्त इस साल वर्कर्स में कोई भी इंजरीज नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी, किसी तरीके का पैसा हमें वर्कर्स को नहीं देना। तो नहीं देना तो हम सिंपल क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें? ओल्ड पार्टनर में। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और आपको पता है प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये वर्ड होगा आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर में हम ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, जैसे ऊपर जनरल रिजर्व का पॉइंट आया था, पार्टनर वांट टू रिकॉर्ड, पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती कोई भी हमारे पास तो हम सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 4000। ये जो 5 पॉइंट है ये अलग अलग साल में ऐसी कंडीशन आएंगी आपके पास। मान लो किसी साल में वर्कमैन कंपनसेशन आपने रिजर्व बना रखा है, ठीक है, वर्कर्स के लिए, ठीक है, और कोई भी इंजरीज नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप रिजर्व को अगले साल मेंटेन करोगे या नहीं करोगे, तो आप सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी कि आप मेंटेन नहीं कर रहे, अगले साल नया रिजर्व बनाओगे। फिर दूसरी कंडीशन आपके पास है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 4000, मतलब होता है कि काम करते वक्त वर्कर को चोट लग गई है, उसकी फैमिली को या उसको हमें 4000 रुपये देना पड़ रहा है, 4000 हमें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। हमने एडमिट कर लिया है कि हम 4000 रुपये वर्कर्स को देंगे, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा था 10,000, उसमें से हमारा लॉस कितना हो गया 4000, क्यों? क्योंकि वर्कर्स की फैमिली को देना पड़ेगा या वर्कर को देना पड़ेगा, ठीक है। इस लॉस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि रिजर्व कहां पर होता है लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में हम पहले ही मान के चल लेते हैं ये हमारा है ही नहीं, ये हमें तो देना है। अब उसमें से कई बार हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाती है और कई बार नहीं बनती। अब यहां पर हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी बन गई है और वो कितनी 4000, रिजर्व कितना था हमारे पास 10। जैसे मैंने जगह जगह लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन, तो आप इसकी जगह लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का मतलब है लाइबिलिटी। आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या फिर लिख सकते हो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 4000। 10 में से 4 तो लाइबिलिटी बन गई, बचा कितना 6000, उस 6000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नॉर्मली। क्लियर। केस थर्ड, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000। तो तीसरी कंडीशन में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन को हमें कितना क्लेम देना पड़ रहा है 10,000, या हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा था 10 पड़ा था, और हमारा लॉस भी कितना हो गया 10, यानी कि वर्कर को चोट लग गई है, हमें इंजरी, उसको इंजरीज आ गई है या डेथ हो गई है या कहीं फ्रैक्चर आ गया है, तो हमें 10,000 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना भी ये लाइबिलिटी बनेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। इस प्रोविजन वर्ड की जगह आप लाइबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। बच जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं तो सारा का सारा लाइबिलिटी बन गया। केस फोर्थ, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6। आपके पास रिजर्व कितना है 10। आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन 10 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है जितना भी रिजर्व का अमाउंट आपके पास बचेगा उसे आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस आ जाता है आपके पास फिफ्थ केस, जिसमें आपके पास रिजर्व तो है कितना 10,000 और लाइबिलिटी कितना बन गया 15,000। लाइबिलिटी कितना बन गया माय डियर 15,000, और रिजर्व कितना आपके पास 10,000। मान लो आपने वर्कर के लिए 10,000 रखा और उसकी फैमिली को कितना देना पड़ रहा है 15,000, 15,000 रुपये देना पड़ रहा है आपको। तो आप एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन 10, ठीक है, मैंने 15 करा यहाँ पर, कर दिया मैंने 12 से, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे 12 कर रहा हूँ इसको, मैंने सोल्यूशन 12 से कर रखा है। मान लीजिए आपके पास रिजर्व पड़ा है 10 और वर्कर की फैमिली को देना पड़ रहा है 12। क्लियर। कितना फालतू देना पड़ रहा है आपको 2,000, तो 2,000 का आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो आप एंट्री कर सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 टू प्रोविजन 12,000। अब जो 2,000 रुपये, अब जब आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन ज़्यादा होता था तो आप नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर में, अब उनकी कैपिटल कम कर दोगे। कम क्यों कर दोगे, क्योंकि उनकी कैपिटल में से निकाला जाएगा पैसा। क्लियर। कितना 2,000,
ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होते हैं। क्लियर, एक्यूमुलेटेड लॉस। क्लियर, तो यहाँ पर 2000 हमारे पास लॉस हो गया, तो 2000 रुपये लॉस ए और बी की कैपिटल कम कर देंगे। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, प्रोविजन 12,000, और हम एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2000। ये रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में जानोगे, ठीक है। वो जानने के बाद ही आपको ये समझ आ पाएगा, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कर सकते हैं। और इस रिवोल्यूशन के लॉस को हम पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवोल्यूशन। देखो रिवोल्यूशन क्रेडिट रिवोल्यूशन डेबिट दोनों खत्म, तो क्या बच गया, वर्कमैन कंपनसेशन ए बी टू प्रोविजन। अल्टीमेटली वही एंट्री बनेगी जो ऊपर दे रखी है। क्लियर माय डियर? ओके। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अब यहां पर मेरे पास एक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5000 इनसाइड द बैलेंस शीट, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की एसेट साइड में। ये कनेक्शन है आपस में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी लॉस हो जाए तो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, मार्केट में हमने पैसा लगा रखा है और हमारा कुछ लॉस हो जाए तो हम यहां से कवर अप कर सकते हैं इस रिजर्व से। क्लियर? तो पहली कंडीशन ये है आपके पास, पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ए बी पार्टनर है 2:3 में, उन्होंने रेशो चेंज करने की सोची है और वो सोची है 2:1 में। बैलेंस शीट दे रखी है आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख की। पहली कंडीशन ये है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं हुआ ना प्रॉफिट हुआ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वही की वही है, और रिजर्व हमने यूज नहीं किया। रिजर्व का यूज कब करेंगे, जब हमारा इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस होगा, अदरवाइज रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो रिजर्व को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व 5000। रिमेंबर वन थिंग, जितने भी रिजर्व्स थे ऊपर जो हमने आज जब वीडियो स्टार्ट की थी, जब रिजर्व स्टार्टिंग में बताए थे, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू तब लगाते हैं जब ये लिखा है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। जब ये लिखा आएगा तब चेंज इन रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ये लिखा ना आए तो आपको सिंपल एक चीज मान के चलनी है, इन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो 5 केसेस हैं, ये एक क्वेश्चन में 5 केसेस नहीं आएंगे, ये 5 क्वेश्चंस में 5 केसेस आएंगे। ये एक पॉइंट सीख रहे हैं हम, इनका यूज आगे आने वाले बड़े क्वेश्चंस में होगा। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम सिंपल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर? दूसरी कंडीशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 97,000 और इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 1 लाख, यहां मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 97, तो हमें कितने का लॉस हो गया 3000 का। तो अब जब भी लॉस होगा इस रिजर्व का यूज करना होगा आपको, जब भी लॉस होगा इस रिजर्व का यूज करना होगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज कैसे होता है, जब वर्कर्स को काम करते वक्त चोट लग जाए, इंजरीज हो जाए तो होता है। ऐसे ही यहां पर जब इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज होगा। एंट्री की स्टार्टिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्ड से करनी है। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होना। क्लियर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होना कितना 3000। ठीक है? क्यों? क्रेडिट का क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती हैं और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट्स हमारी कम होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। कभी भी कोई भी एसेट्स, फ्यूचर में भी ये वाली बात ध्यान रखना, आने वाले चैप्टर्स में भी ध्यान रखना, कभी भी कोई एसेट्स हमारी कम होती है, रिड्यूस होती है, वो क्रेडिट हो जाती है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर? और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, जिसका जो बैलेंस हो अगर वो रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मूव करता है। क्लियर? जैसे लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो लायबिलिटी को कभी भी लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। क्लियर? और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट की क्रेडिट ही होगी। ऐसी एसेट्स में होता है। ठीक है? तो हमारी एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5 टू इन्वेस्टमेंट 3, जो बचा रिजर्व उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
जो बचा रिजर्व उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। तीसरी कंडीशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 95, अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 95, 5000 का लॉस हो गया और रिजर्व कितना है 5। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, 5000 का लॉस हुआ और 5000 का रिजर्व पड़ा है, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। बट बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, बांटने के लिए कुछ नहीं बचा। जैसे सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कितना बचा था 2000, और थर्ड कंडीशन में जितना रिजर्व पड़ा था सारा यूटिलाइज कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट का लॉस कवर अप करने में। क्लियर? फोर्थ कंडीशन, रिजर्व पड़ा है हमारे पास 5, लॉस हो गया हमारे को 8000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई 92, 8000 का लॉस हो गया तो रिजर्व पड़ा है 5। तो अब आपको देखना है इसमें दो सिचुएशन होती है, या तो पार्टनर की कैपिटल कम करो लॉस से, या रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करो। रिवोल्यूशन आज कम समझ आएगा, कल वाली वीडियो से ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मगर एंट्री की स्टार्ट हमें वैसे ही करना होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 3000 टू इन्वेस्टमेंट 8000, फिर रिवोल्यूशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव केस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। आज आपको रिवोल्यूशन अकाउंट से समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, बस आप यही ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे कर सकते हो आप। चाहो तो आप ऐसे समझ लो, रिवोल्यूशन अकाउंट तब ओपन होता है जब किसी एसेट्स या लाइबिलिटी पे प्रॉफिट या लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमारे पास रिजर्व है 5000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू 110 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और रिजर्व का यूज तब करना होता है जब लॉस हो। क्लियर? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया 10000 का इन्वेस्टमेंट पे। तो आप जैसे लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दिया था, अब प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज तब करना होता है जब लॉस हुआ। अब कोई यूज तो हुआ नहीं, तो नॉर्मली सिंपल 5000 के 5000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5000 के 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री वही रहेगी जो पहले केस की थी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नॉर्मली, सिंपल। क्यों? किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे कोई हार्म नहीं हुआ, तो जो रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? बट जो हमें प्रॉफिट हुआ है 10000 का, इसका क्या करना है? जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 110 हो गई, तो 10000 इंक्रीज हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट, इसका क्या करना है हमें? इस 10000 को रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमें। एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। लॉस होता तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड वंस अगेन, रिवोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में 110% क्लियर हो जाएगा। अब इस रिवोल्यूशन के प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल आप इंक्रीज कर देंगे, रिवोल्यूशन टू ए टू बी। क्लियर? एक क्वेश्चन में यहां पर वेटेड एवरेज का डिस्कस कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट भी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये करवा रहा हूं। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, स्टिल मैं आपको एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक बार आप इसे देखिए बेटा। यस बेटे, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता ही है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 4 years आर गिवन, 4 years आर गिवन 2014, 15, 16, 17। ठीक है, और हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस आर मेड। तो 3 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर लिखना होगा सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है हम डाल देंगे 30,200, 34,800, 30,000, 30,800। ये जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 30,200, 34,800, 30,000 एंड 30,800, ये हम डाल देंगे। ईयर पर्टिकुलर 2014, 15, 16, 17, ऊपर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। जो ईयर्स होंगे वो डाल देंगे और उनके प्रॉफिट्स डाल देंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज, चार्जेस हमारा प्रॉफिट कम करते हैं, चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो
तो ये एडजस्ट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर दे रखा है। अब ये कौन से ईयर का क्या बता रखा है आपको, ये 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, नहीं बता रखा। जैसे आप ऊपर वाले पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में बता रखा है 2015, फर्स्ट पॉइंट में देखो 2015। जब ईयर स्पेसिफाइड नहीं होता तो सारे ईयर्स का मानना है आपको। ये एनुअल चार्जेस थे हर साल के 4800 फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमें ये खर्चा करना पड़ता है, ये मैनेजमेंट कॉस्ट का खर्चा है हमारा। तो हम लोगों ने ये एडजस्ट नहीं किया, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसे माइनस कर देना पड़ेगा सारे ईयर्स में। सारे ईयर्स में इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है ये कौन से ईयर का है। क्लियर? तो सारे ईयर्स में से माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आप कहोगे हमने लास्ट पॉइंट से क्यों शुरू किया सर? तो आप लास्ट से, फर्स्ट से, सेकंड से, किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट से इसलिए कर लिया क्योंकि ये सब ईयर में से माइनस होना था, हमने कर दिया बस पहले। एक ये सेकंड पॉइंट आता है, इसको पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को। देखिए, ऑन दिसंबर 1, 2015 ए मेजर रिपेयर। तो सबसे पहले इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ए मेजर रिपेयर। एक वर्ड होता है माइनर रिपेयर, एक होता है मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर का मतलब होता है पूरा का पूरा पार्ट ही चेंज कर देना। सपोज करो आपके पास बाइक है, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, पूरा टायर फट गया, पूरा टायर खत्म हो गया, डैमेज हो गया बिल्कुल, अब वो यूज के लायक ही नहीं रहा, तो आपने उसको पूरे टायर को चेंज करवा दिया। दैट वुड बी कॉल्ड मेजर रिपेयर। माइनर रिपेयर, अगर आपका टायर पंचर हो गया, आपने टायर को ठीक करवा लिया। और मेजर, आपका टायर ही खत्म हो गया बिल्कुल पूरा, आपको पूरा चेंज करवाना पड़ा, वो होता है मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर होती है एसेट्स, और माइनर रिपेयर होता है मेंटेनेंस एक्सपेंस। क्लियर? तो मेजर रिपेयर है आपकी एसेट्स। तो आपने इस एसेट्स को, जो आपने प्लांट में किया है, आपने इस एसेट्स को आपने चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जबकि ये तो मेजर रिपेयर थी, माइनर रिपेयर तो थी नहीं। ये चार्ज होनी थी एसेट्स में, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज होनी थी, आपने इसको रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू मानने से आपके उस साल का प्रॉफिट कम हो गया। कौन से साल का? 15-16 का, क्योंकि ये दिसंबर 15 में हुई है, तो 15-16 का प्रॉफिट कम हो गया, तो आप इसे वापस ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आपने इसको रेवेन्यू चार्ज कर लिया। ये मेजर रिपेयर था, माइनर रिपेयर तो था नहीं। हाँ, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वो आपने लगाया नहीं, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था। तो आपने पहले ईयर में 4 महीने यूज हुई है, दिसंबर 15, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 6000 पे 10% के हिसाब से 200। तो 200, तो आपका डेप्रिसिएशन वो माइनस हो जाएगा। देखो, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, पहले ईयर में माइनस हो गया। अब 6000 में से 200, तो डेप्रिसिएशन ये माइनस हो गया, तो कितना बचा? 5800। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन 580। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्लियर? यहाँ तक हो गया क्लियर? अब ये मैंने आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में इस चैप्टर में बताया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू काउंट करना। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज़्यादा वैल्यू काउंट करना। ठीक है, तो आपने ठीक है, तो लेस कर देंगे आप। ठीक है, और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अगले साल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहाँ ऐड हो जाएगा, जिस साल में हुआ है ओवर उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 था, तो 15 में से माइनस हो जाएगा, 16 में प्लस हो जाएगा। क्लियर? 15 में से माइनस, 16 में प्लस। क्लियर? तो यहां से आपके पास जो लास्ट में प्रॉफिट आएंगे वो होंगे एक्चुअल प्रॉफिट। क्या होंगे वो? एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपके पास ईयर आ गए, ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट और वेट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ से निकाल लेंगे, फिर गुडविल कर लेंगे, गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है बेटे। आप जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके क्वेश्चन में अभी आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा।
ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। इन रिजर्व को ज़रूर नोट करेंगे और इन रिजर्व्स को ध्यान से देखेंगे जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स मैंने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।